अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइकेट्रिक नर्सिंग प्रैक्टिस। ये हमारा यूनिट नंबर 1 एमएचएन का टॉपिक है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें पता होनी चाहिए वो है पहली साइकेट्रिक नर्स कौन थी। अमेरिकन पहली साइकेट्रिक नर्स जो थी वो रिचर्ड थी। लीडा रिचर्ड जो थी वो पहली अमेरिकन साइकेट्रिक नर्स थी। उसके बाद हमारे पास इसी टॉपिक में एक डेफिनेशन है जो हमें आनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ केयर। स्टैंडर्ड ऑफ केयर ये कुछ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अथॉरिटेटिव आर दी अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन देती हैं, और यही वो स्टेटमेंट होती है जो एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्क्राइब करेगी। स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्टेटमेंट इशू हो जाती है कि नर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जिसके लिए नर्स फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटेबल भी है, नर्स जवाबदेह है अगर वो अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं करती। नेक्स्ट है फिनोमिना ऑफ कंसर्न। फिनोमिना ऑफ कंसर्न ऐसे 13 एरियाज हैं, ऐसे 13 एरियाज हैं जब एक मेंटल हेल्थ नर्स जो है एक साइकेट्रिक पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही है, तो ये उसका फोकस होना चाहिए कि ड्यूरिंग केयर प्रोवाइडिंग टू अ साइकेट्रिक पेशेंट। उसके बाद नेक्स्ट अब हम इन एरियाज को देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों पे नर्स का फोकस होना चाहिए जब वो एक साइकेट्रिक पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेगी। सबसे पहले ये होना चाहिए कि वो प्रमोट करे क्लाइंट की फिजिकल हेल्थ को, प्रमोट करे क्लाइंट की मेंटल हेल्थ को, प्रमोट करे और प्रिवेंशन करे मेंटल इलनेस की। उसके बाद क्योंकि क्लाइंट की डिसऑर्डर की वजह से, फिजिकल डिस्ट्रेस की वजह से, मतलब वो मेंटल जिस भी कंडीशन में है उसकी वजह से उसकी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पेयर हो जाती हैं, उसकी फंक्शंस परफॉर्म करने की एबिलिटी इम्पेयर हो जाती है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करें। फिर उसके बाद क्लाइंट की थिंकिंग, परसीविंग और कम्युनिकेशन में तब्दीली आ जाती है, वो अल्टर्ड हो जाती है। अब देखो बच्चों कैसे अल्ट्रेशन होती है, मैं आपको बताती हूँ पैरानॉइड डेल्यूजन के बारे में। डेल्यूजन जो और हेलुसिनेशन जो है ये शिजोफ्रेनिया का मेन सिम्टम है। पैरानॉइड डिल्यूजन क्या होता है, जिसमें एक क्लाइंट उसको ये लगता है कि हर कोई शख्स मुझे मारने की जो है ना प्लानिंग कर रहा है। अब देखो जब आप उसके साथ हो और वो सोचे कि शायद आप भी उसे मार दोगे, तो इसकी वजह से उसकी थिंकिंग पैटर्न कितना अल्टर्ड हो गया, उसके मतलब फिर उसके साथ साथ एक और भी है, विजुअल हेलुसिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्लाइंट को, अगर आप एक नर्स है ना, आप उसके सामने है तो उसको लगता है कि ये एक नर्स नहीं है, ये तो एक मॉन्स्टर है। इस तरीके से क्लाइंट की थिंकिंग, क्लाइंट की परसीविंग, ऑटिज्म डिसऑर्डर भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसमें क्लाइंट की कम्युनिकेशन में मतलब अल्ट्रेशन हो जाती है और वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो ये भी एक नर्स का फोकस होना चाहिए। उसके बाद है कि इमोशनल स्ट्रेस होता है, कोई भी आपको डिसेबिलिटी है, कोई भी आपको मेंटल को देखो ना, अगर आप कुछ कह रहे हो, आपको कोई डिसऑर्डर है और दूसरा पर्सन आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से आप इमोशनल स्ट्रेस में भी चले जाते हो अपनी उस डिजीज की वजह से। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है सिम्टम्स मैनेजमेंट करनी, और क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो सेल्फ मेडिकेशन, जब उन्हें एक मेडिसिन हम दे रहे हैं उस मेडिसिन से उसको मतलब इफेक्टिवनेस नहीं फील हो रही, तो कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन पे आ जाते हैं, वो खुद मेडिसिन ज़्यादा लेना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटीज जो है डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो हमने उन साइड इफेक्ट्स को भी मैनेज करना है। हमने साइकोफार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन करनी है। साइकोफार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या होती है, मेडिसिन को यूज करना है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कुछ बैरियर्स होते हैं, लाइक अगर पेशेंट क्या कर रहा है, वो अल्कोहल ले रहा है और साथ साथ वो ट्रीटमेंट भी ले रहा है, तो ये उसके रिकवरी में, ये उसके ट्रीटमेंट में अल्कोहल विल एक्ट लाइक अ बैरियर। तो अल्कोहल लेने की वजह से उसका ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं हो सकता, उसकी कंडीशन बेहतर नहीं होगी, तो हमने उसको इस चीज़ के बारे में गाइड करना है। ये हमारा फोकस होना चाहिए कि अगर क्लाइंट ऐसा कर रहा है तो हम उसको इस बारे में गाइड करें। नेक्स्ट है हमारे पास, क्योंकि क्लाइंट की सेल्फ कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है खुद के बारे में, क्लाइंट काफ़ी इमोशनल स्ट्रेस में भी चले जाता है, तो ऐसी हमने मतलब उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी बेहतर करने की कोशिश करनी है। उसके साथ साथ क्लाइंट के साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है उसकी वजह से उसके फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं साथ साथ, क्योंकि डिसऑर्डर की वजह से उसको फिजिकल जो सिम्टम्स आ रहे हैं हमने उनको मैनेज करना है, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को मैनेज करना है। फिर ऐसी चीज़ें जो कि इफ़ेक्ट रखती हैं उसकी वेलबींग पे, लाइक उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशन या स्पिरिचुअल फैक्टर या इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसिस जो कि उसकी वेलबींग के ऊपर इफ़ेक्ट रखेंगी, तो हमने उनको भी बेहतर करने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ रिकवरी, जिस तरीके से
अब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लाइक हाउसिंग, उसको सोशल सपोर्ट, अगर हम क्लाइंट को सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ना, उसका सोशल ग्रुप जो है वो उसके साथ मतलब कोऑपरेट करेगा, या फिर उसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, उसको हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे, घर का माहौल उसका अच्छा होगा, तो ये भी हेल्प करेगा एक शख्स को, ताकि एक उस पेशेंट को, ताकि वो री इंगेज कर सके इन सीकिंग मीनिंगफुल लाइफ। तो हमने ये एलिमेंट्स ऑफ रिकवरी को भी प्रमोट करना है। एलिमेंट्स ऑफ रिकवरी में अब दोबारा मैं आपको बताती हूँ, लाइक हाउसिंग है, हम उसे सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसके फ्रेंड्स की सपोर्ट से प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसे कोई ना कोई जॉब ऐसी दे रहे हैं जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा माइंड भी उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो री एंगेज हो जाएगा और वो अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल वे से गुजार सकेगा। उसके बाद कुछ ऐसे सोसाइटल फैक्टर्स भी होते हैं लाइक वायलेंस, पॉवर्टी और सब्सटेंस अब्यूज, ये भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मेंटल हेल्थ पेशेंट की ख़राब करती हैं, और जो किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट की कंडीशन को मोर वर्स कर सकती हैं। तो इनके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए ये एक इम्पॉर्टेंट एससीक्यू है आपके यूएचएस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आई होप सो कि आपको आज की लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आएगी। सो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।